India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज। कहा, जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं जैन। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा, राज्यपाल स्कूली शिक्षकों को विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त करने पर लगा रहे हैं रोक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को दी चुनौती। बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। यूपी बीजेपी प्रवक्ता है प्रशांत पटेल को माफी मांगने के लिए कहा। अग्रिम जमानत की शर्तों को चुनौती पर है याचिका। सभी केसों को एक साथ जोड़ने की थी मांग। ज्ञानव्यापी की उम्र की सुरक्षित जांच पर एएसआई के जवाब में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई महानिदेशक को लगाई फटकार। वहीं मुस्लिम पक्ष ने रमजान में वुजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भविष्य में विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोकने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया था और 14 अप्रैल 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। विदेशों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर पिछले साल अक्टूबर से एलजी और सरकार में खींचतान चल रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक उपराज्यपाल प्रस्ताव का जवाब नहीं देकर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया को रोक रहे थे। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों, विधायकों और आपके कार्यकर्ताओं को उपराज्यपाल के आवास पर ले जाकर 30 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के सरकार के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की मांग की थी। राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने विरोध मार्च पर आपत्ति जताई थी। आखिरकार 4 मार्च 2023 को एलजी ने आखिरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि उन्होंने आदेश दिया कि भविष्य में ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। वहीं तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यूपी बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफी मांगने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि उमराव एक वकील हैं, उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पंकज मिथिल की बेंच प्रशांत उमराव की 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली याचिका ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाने को लेकर कई पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने से संबंधित थी और दूसरी याचिका उन्हें अग्रिम जमानत देते समय मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्तों के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने कई पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया, साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किया। उन्हें 10 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस शर्त में बदलाव किया है जिसके तहत उसे 15 दिनों तक रोजाना सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना था।
पटेल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने केवल उन खबरों को ट्वीट किया था जिन्हें पहले ही कई मीडिया एजेंसियों की ओर से शेयर किया जा चुका था। पटेल ने डिलीट कर दिया, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। राज्य पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जो शर्त लगाई है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने यह भी तर्क दिया था कि पटेल एक वकील हैं, अपने ट्विटर में उनको कहते हुए कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर हमले हो रहे हैं। एक वकील को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। जस्टिस गवाई ने कहा कि पटेल को जिम्मेदार होना चाहिए, साथ ही अगली तारीख से पहले माफी मांगने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ओखला वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र के 23 मेगावाट से 40 मेगावाट तक प्रस्तावित विस्तार पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की खंडपीठ 2017 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ओखला भस्मीकरण संयंत्र को अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई। इस साल जनवरी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पिछले साल सितंबर में सशर्त इनकार करने के बाद प्लांट के विस्तार की अनुमति दी। परियोजना विकासकर्ता जिंदल आईटीएफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि संयंत्र के विस्तार और संचालन की प्रक्रिया में लगभग 18 महीने लगेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सीजीआई ने विस्तार योजना पर रोक लगाने पर कहा, मौजूदा चरण में आवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्य अपील को जल्द से जल्द अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए। पीठ ने मामले को 19 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां तक कि तिमारपुर ओखला अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी को ओखला में अपनी डब्ल्यूटीई सुविधा की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति को लागू करने की दिशा में किसी भी कदम को किसी भी न्यायसंगत आधार पर सिविल अपील का अंतिम निपटान कार्य सिद्धि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को और 2 अन्यों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेंच ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वादी प्रभावशाली है और सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गैर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था। जैन 11 महीने से जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा केस की इस स्टेज पर जैन को जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले जांच एजेंसी ईडी ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोध किया था। बहस के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जैन के खिलाफ और बाकी 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एकदम साफ है। अपनी जमानत याचिका में जैन ने कहा, मैं 7 बार ईडी के सामने पेश हुआ, मैंने जांच में सहयोग किया और हिस्सा लिया। मुझे 5 साल बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से गिरफ्त में हैं। इससे पहले नवंबर 2022 में भी निचली अदालत भी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है, जिसको हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी सत्येंद्र जैन ने गलत तरीके से कमाए गए धन के स्रोत का सबूत मिटाने का काम होशो हवास में किया। अपराध की गतिविधियां कोलकाता स्थित एंट्रीज ऑपरेटर्स के जरिए इस तरह से की गई कि इसके स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाए। कोर्ट ने कहा कि इस लिहाज से आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन प्रथम दृष्टया 1 करोड़ से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर अपराध है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द की थी।
अब उन्होंने भी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इस लिहाज से सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए ये कुछ दिनों के अंदर ही दोहरे झटका जैसा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए जाने के बाद से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में हैं। जेल में रहते हुए भी वो 9 महीने तक मंत्री पद पर बने रहे। सत्येंद्र जैन से सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद इस्तीफा लिया था। जेल में रहते हुए उनका मसाज वाला वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो की वजह से वो सुर्खियों में बने रहे। उनका ये वीडियो काफी विवादित रहा। सत्येंद्र जैन सीएम केजरीवाल सरकार के सबसे करीबी और काफी रसूख वाले नेता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिल्ली आबकारी नीति मसले पर सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी। दरअसल 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश के मनीष सिसोदिया लगते हैं। इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट केस रुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी। आज सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई है। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मसले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अब इस मामले पर 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका निचली अदालत में लंबित है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। सीआरपीसी की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मसले पर विचार कर लिया है। इसका कुछ संबंध राजद्रोह कानूनों से भी है। सीजेआई ने पूछा कि राजद्रोह कानून का इससे क्या संबंध है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसका संबंध सीआरपीसी और कई अन्य कानूनों में संशोधन से है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के आग्रह के बाद इस मामले की सुनवाई को जुलाई में तय कर दिया गया। दरअसल सीआरपीसी की धारा 64 के मुताबिक किसी अदालत द्वारा जारी समन को व्यक्ति के घर के किसी बालिग पुरुष सदस्य के द्वारा ही समन की तामील कराई जा सकती है, जबकि घर की कोई महिला समन स्वीकार नहीं कर सकती। इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। नवंबर को सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से न्याय प्रक्रिया में देरी भी होती है। सीआरपीसी अंग्रेजी का शब्द है जिसकी फुल फॉर्म कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं जिनके अधीन कुल 484 धाराएं मौजूद है। जब कोई अपराध होता है तो हमेशा 2 प्रक्रियाएं होती है। एक तो पुलिस अपराध की जांच करने में अपराधी है जो पीड़ित से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है। गौरतलब हो कि सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून पारित किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी देश में लागू हो गई थी। तब से अब तक सीआरपीसी में कई बार संशोधन भी किए गए। बात अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। समुदाय के राजनीतिक पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के मुद्दे को देखने के लिए आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने नगर पंचायत को आरक्षण के संबंध में 30 मार्च 2023 को जारी एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक विकास अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया। आयोग की रिपोर्ट पिछले महीने यूपी सरकार को सौंपी गई थी।
जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश राज्य में ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकायों के लिए 2 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। इसने राज्य चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के संदर्भ में ओबीसी कोटा के साथ 2 दिनों में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को 30 मार्च 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को भी अधिसूचित किया गया। सरकार ने 6 अप्रैल तक पीड़ितों से आपत्ति मांगी। अब याचिकाकर्ता का मामला ये है कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, जिससे उसके लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करना असंभव हो गया है। इसलिए उन्होंने मामले में कुछ राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग की उम्र का एक सुरक्षित वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सकता है या नहीं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक वी विद्यावती की खिंचाई की। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने अदालत के आदेशों के बावजूद अपना जवाब दाखिल नहीं करने के लिए सुस्त रवैये के लिए डीजी एएसआई की खिंचाई की। खंडपीठ ने आदेश में कहा कि 20 मार्च को पारित आदेश के अनुपालन में वांछित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए महानिदेशक एएसआई को अंतिम अवसर दिया गया था। हालांकि अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो इस संशोधन के विचार और निपटान के बिंदु पर इस न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करता प्रतीत होता है। निश्चित रूप से प्राधिकरण की ओर से यह सुस्त रवैया अत्यधिक निंदनीय है। न्यायाधीश ने कहा कि प्राधिकरण को इस मुद्दे के महत्व को समझना चाहिए। न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले को लंबे समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए, खासकर जब से इसमें पूरे देश में उच्च प्रचार का तत्व शामिल हो। पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये अदालत किसी भी प्राधिकरण को वांछित रिपोर्ट जमा करने के बहाने देरी करने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए साथ ही उसने डीजी को 17 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक अंतिम मौका दिया। पीठ पिछले साल मई में ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के एक सिविल कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये दावा करते हुए कि ये हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का घर है। इधर ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ विवाद से संबंधित दलीलों की बेंच में मुस्लिम पक्षकारों ने रमजान के महीने के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर वजू करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मुद्दे का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता हज़ैफा अहमदी ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया, जो 14 अप्रैल को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। पीठ ने कहा, कृपया इस संबंध में एक वादकालीन आवेदन दाखिल करें और हम इस पर 14 अप्रैल को विचार करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद का वजू क्षेत्र हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का केंद्र है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों का दावा है कि उस स्थान पर एक शिवलिंग पाया गया है। ज्ञानव्यापी विवाद तब उठा जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार का दावा करते हुए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस आधार पर कि ये एक हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का स्थान है। सिविल कोर्ट ने एक वकील आयुक्त द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर ने वीडियोग्राफी सर्वे किया और सिविल कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हिंदू दलों ने दावा किया कि साइट पर खोजी गई वस्तु शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर विवाद किया और कहा कि ये केवल एक पानी का फव्वारा है। इस बीच मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 20 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमा जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया। जिला अदालत ने 12 सितंबर को कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मुकदमा वर्जित नहीं था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले सामने आए हैं। इस मामले में नोएडा पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से आई गई है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन धमकी देने पर आखिरकार कानूनी प्रावधान क्या कहता है।
पीएम मोदी और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकियां सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं बल्कि फेमस एक्टर, एक्ट्रेसेस और बिजनेसमैन को भी कई बार मिल चुकी है। लेकिन इन लोगों को मिली धमकियों के बारे में हमें पता चल जाता है, काफी इन्वेस्टिगेशंस भी होती है और क्रिमिनल पकड़े भी जाते हैं। लेकिन यही धमकी अगर आपको मिले तो आप डर जाएंगे और शायद कंप्लेन भी ना करें। आईपीसी सेक्शन 503 इन धमकियों को कवर करता है और क्रिमिनल को 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 में एक प्रोविजन इंक्लूड है ऑनलाइन थ्रेट का। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट किसी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू मिली धमकियों को कवर करता है और इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई फोटो या वीडियो दिखाकर या किसी और तरीके से थ्रेट दे तो डरे नहीं, क्योंकि कानून आपके साथ है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.